एक सुबह ग्रेगोर संसा की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं रहा। वह एक विशाल कीड़े जैसे शरीर में बदल चुका है। लेकिन अजीब बात यह है कि ग्रेगोर का पहला सवाल यह नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो गया? उसका असली डर कुछ और है। आज की ट्रेन छूट गई तो? यहीं से फ्रांज काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सबसे डरावनी चीज किसी इंसान का कीड़ा बन जाना नहीं है। सबसे डरावनी चीज यह है कि इंसान की पूरी जिंदगी इतनी मजबूरी में बदल चुकी हो कि शरीर बदलने के बाद भी उसका पहला ख्याल अपनी नौकरी हो। काफ्का ने 1915 में प्रकाशित इस कहानी की शुरुआत ही ग्रेगोर के अचानक बदल जाने से की है। सोचिए, आपकी आंख खुलती है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आप अपने हाथ पैर तक ठीक से नहीं चला पा रहे, और फिर भी आपके दिमाग में चल रहा है, आज ऑफिस कैसे पहुंचना है। यही हमें ग्रेगोर की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाई देती है। वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, वह अपनी नौकरी के अंदर फंसा हुआ है। ग्रेगोर ट्रैवलिंग सेल्समैन है। लगातार सफर, ट्रेन के समय, खराब खाना, अजनबी लोगों से मिलना, उसकी जिंदगी पहले से ही थकाने वाली है। वह खुद मानता है कि यह काम उसे परेशान करता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके माता पिता पर कर्ज है और वो उस कर्ज को चुकाने के लिए काम कर रहा है। और यही कहानी अचानक एक सुपरनैचुरल घटना से निकलकर ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी बन जाती है। क्योंकि ग्रेगोर को नौकरी पसंद नहीं है, फिर भी वह नौकरी छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए काम सिर्फ काम नहीं रह गया है। काम परिवार की जिम्मेदारी, काम पिता का कर्ज, काम घर की सुरक्षा, और धीरे धीरे काम उसकी पहचान। यही वह जगह है जहां काफ्का हमें एक अनकंफर्टेबल सवाल के सामने खड़ा करते हैं। अगर किसी इंसान की पहचान उसकी कमाई, उसकी यूजफुलनेस और उसकी प्रोडक्टिविटी से बनती है, तो जिस दिन वह काम करने लायक नहीं रहेगा, क्या वह फिर भी उतना ही वैल्यूएबल रहेगा? ग्रेगोर के कमरे के बाहर उसकी मां उसे जगाने की कोशिश करती है। पिता पूछते हैं कि वह ट्रेन पर क्यों नहीं गया। बहन पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, और ग्रेगोर बार बार यही कहता है, वह अभी उठ जाएगा, बस थोड़ी देर में, क्योंकि उसके लिए यह स्वीकार करना भी मुश्किल है कि आज वह काम नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए, उसका शरीर बदल चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी पुराने संसार में फंसा है। यही काफ्का की पहली बड़ी चाल है। वह हमें यह नहीं बताते कि ग्रेगोर अचानक इतना अलग इंसान क्यों हो गया। वह बस उसे बदल देते हैं और फिर देखते हैं कि दुनिया उसके साथ कैसे बदलती है। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान की असली स्थिति तब दिखाई देती है जब वह समाज के लिए उपयोगी रहना बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस से उसका मैनेजर खुद घर पहुंच जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेगोर सुबह की ट्रेन पर नहीं गया। यह छोटी सी बात बहुत कुछ बताती है। ग्रेगोर 5 साल से बीमार तक नहीं पड़ा था, इसलिए एक दिन उसका ऑफिस न पहुंचना उसके एम्प्लॉयर को बीमारी से ज्यादा सस्पिशियस लगता है। मैनेजर उसे समझाने नहीं आया, वो हिसाब लेने आया है। उसके लिए ग्रेगोर पहले एम्प्लॉई है, बाद में इंसान। और शायद यही काफ्का की दुनिया का सबसे ठंडा सच है। कई व्यवस्थाओं में आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप क्या प्रोड्यूस करते हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं, आप रिलायबल हैं। जब तक आप पैसे ला रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक आप अपना काम निभा रहे हैं, आपकी परेशानियां निजी हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी रुकती है, अचानक सवाल उठने लगते हैं, समस्या क्या है? काम क्यों नहीं किया? जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रेगोर अंदर से डेस्परेटली समझाने की कोशिश करता है कि वह काम से भाग नहीं रहा। वो मैनेजर से कहता है कि वह थोड़ी देर में निकल जाएगा, ऑफिस पहुंचेगा, अपनी स्थिति संभाल लेगा। लेकिन बाहर खड़े लोगों को उसकी बात समझ ही नहीं आती। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं सुनाई देती। ग्रेगोर को लगता है कि वह बिल्कुल साफ बोल रहा है, दूसरों को सिर्फ एक अजीब जानवर की आवाज सुनाई देती है। और यही कहानी का दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर आप अपने अंदर से वही इंसान हैं, लेकिन दूसरे लोग आपको इंसान की तरह पहचानना बंद कर दें, तो आपकी आइडेंटिटी आखिर है क्या? हम अक्सर सोचते हैं कि आइडेंटिटी हमारे अंदर होती है। हम कहते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन समाज के स्तर पर आइडेंटिटी अकेले हमारे अंदर नहीं बनती। दूसरे लोग हमें पहचानते हैं, हमारी आवाज पहचानते हैं, हमारा चेहरा पहचानते हैं, हमारे काम को पहचानते हैं, हमारी भूमिका पहचानते हैं। ये बेटा है, ये पिता है, ये स्टूडेंट है, ये एम्प्लॉई है, ये सक्सेसफुल आदमी है। और जब ये लेबल्स टूटने लगते हैं, तो इंसान के बारे में हमारी परसेप्शन भी बदलने लगती है। ग्रेगोर के साथ यही हो रहा है। वह अभी भी वही ग्रेगोर है। उसे अपने परिवार की चिंता है, उसे अपनी नौकरी की चिंता है, उसे अपने माता पिता की चिंता है। लेकिन अब बाहर वालों के लिए वह ग्रेगोर नहीं है। वह सिर्फ एक स्ट्रेंज क्रीचर है।
और कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा यह है कि ग्रेगोर खुद भी धीरे धीरे अपने पुराने इंसानी अस्तित्व को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलना चाहता है। वह चाहता है कि मैनेजर उसे देखे और समझे कि वह बीमार है। वह चाहता है कि परिवार समझे कि वह अभी भी वही है। लेकिन दरवाजा सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं है। वह ग्रेगोर और दुनिया के बीच की आखिरी सीमा है। एक तरफ ग्रेगोर का अंदर का संसार, दूसरी तरफ परिवार, नौकरी और समाज। और जब वह आखिरकार दरवाजा खोल देता है, सब कुछ बदल जाता है। मैनेजर उसे देखकर पीछे हट जाता है। उसकी मां डर जाती है। उसका पिता घबरा जाता है। और जिस इंसान की वजह से ये परिवार वर्षों से आर्थिक रूप से चल रहा था, उसी इंसान को अब घर के अंदर वापस धकेल दिया जाता है। यही काफका हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल ट्रूथ दिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम किसी इंसान को उसके कैरेक्टर से जज करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। हम किसी व्यक्ति को उसके बिहेवियर, अपीयरेंस, स्टेटस और यूजफुलनेस के आधार पर भी समझते हैं। और जब इनमें से कोई एक चीज अचानक गायब हो जाती है, तो हमारी परसेप्शन भी बदल सकती है। ग्रेगोर ने किसी का नुकसान नहीं किया। उसने किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी इच्छा अभी भी वही है, काम पर जाना, परिवार का कर्ज चुकाना, घर को बचाए रखना। लेकिन उसका शरीर अब उस रोल को निभाने लायक नहीं रहा, और दुनिया ने उसके भीतर के इंसान को देखने की क्षमता जैसे खो दी। यही कहानी हमें एक और सवाल देती है, क्या ग्रेगोर अपने परिवार के लिए इसलिए प्यारा था क्योंकि वह ग्रेगोर था, या इसलिए क्योंकि वह परिवार के लिए कुछ कर रहा था? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन काफका हमें इसका जवाब सीधे नहीं देते। वो हमें सिचुएशन दिखाते हैं, और सिचुएशन खुद बोलने लगती है। ग्रेगोर दरवाजा खोलने में सफल होता है, लेकिन जिस क्षण वो बाहर आता है, उसके लिए दुनिया खुलती नहीं, बल्कि बंद होने लगती है। उसका मैनेजर भाग जाता है। उसका पिता उसे वापस कमरे में धकेलने लगता है। और ग्रेगोर, जो अभी कुछ देर पहले तक अपने परिवार को बचाने के लिए नौकरी पर जाने की कोशिश कर रहा था, अब अपने ही घर में एक ऐसी चीज बन चुका है जिसे बाकी लोग डर रहे हैं। लेकिन यहां कहानी का एक बहुत गहरा कॉन्ट्रडिक्शन है। ग्रेगोर खुद को अभी भी इंसान समझ रहा है। वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा है। उसे नौकरी की चिंता है, उसे भविष्य की चिंता है, लेकिन दूसरे लोग उसे देखकर सिर्फ उसका शरीर देख रहे हैं। और यही शायद काफका का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। अगर किसी इंसान की फीलिंग्स, मेमोरीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही रहें, लेकिन उसका शरीर और सोशल रोल बदल जाए, तो क्या उसका इंसान होना भी बदल जाता है? ग्रेगोर का जवाब शायद नहीं, लेकिन दुनिया का जवाब कुछ और दिखाई देता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में ग्रेगोर को लगता है कि सबसे बड़ी समस्या उसका बदल चुका शरीर है। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि असली समस्या उसका शरीर नहीं है। असली समस्या यह है कि अब घर में उसकी जरूरत नहीं रही। और जिस दिन कोई इंसान अपने ही घर में जरूरी रहना बंद कर देता है, उस दिन परिवार, प्यार और जिम्मेदारी, इन तीनों के अर्थ बदलने लगते हैं। यहीं से द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ ग्रेगोर की कहानी नहीं रहती। यह उस सवाल की कहानी बन जाती है जिसे शायद हम में से बहुत लोग खुद से पूछना नहीं चाहते। अगर मैं कल किसी काम का न रहूं तो क्या लोग फिर भी मुझे उसी तरह चाहेंगे? ग्रेगोर को उसके कमरे में वापस धकेल दिया गया। दरवाजा बंद हो गया और बाहर की दुनिया फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट गई। लेकिन ग्रेगोर के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। कुछ देर पहले तक वह परिवार का कमाने वाला सदस्य था। अब वो उसी घर में बंद था जहां से बाहर निकलने के लिए भी उसे दूसरों की मदद चाहिए थी। और यहीं से काफका कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शुरू करते हैं। पहले ग्रेगोर अपने परिवार के लिए काम करता था, अब परिवार को ग्रेगोर के लिए काम करना पड़ेगा। यह छोटा सा बदलाव असल में पूरी फैमिली रिलेशनशिप को उलट देता है। ग्रेगोर की पूरी पहचान इतने समय तक एक भूमिका पर टिकी थी, मैं वो आदमी हूं जो अपने परिवार को संभालता है। अब वह भूमिका खत्म हो गई। और जब किसी इंसान की सबसे मजबूत पहचान अचानक छिन जाए, तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, उसके आसपास के लोगों का उसके प्रति व्यवहार भी बदलने लगता है। ग्रेगोर कमरे में पड़ा है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी परिवार ही है। वह ये नहीं सोच रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका ध्यान इस बात पर है कि अब उसके माता पिता क्या करेंगे। यानी शरीर भले बदल गया है, लेकिन उसके अंदर की जिम्मेदारी अभी भी वही है। यही काफका हमें इंसान की एक अजीब आदत दिखाते हैं। कई बार हम अपने ऊपर इतना बड़ा रोल ले लेते हैं कि उसे निभाना हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई पिता सोचता है, मुझे मजबूत रहना ही है। कोई स्टूडेंट सोचता है, मुझे हर हाल में अच्छा परफॉर्म करना है। कोई बेटा सोचता है, मेरी वजह से घर परेशान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये जिम्मेदारियां सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं रहती,
ये हमारी पहचान बन जाती हैं। और फिर एक दिन अगर हम इन्हें निभाने में असमर्थ हो जाए तो हमें लगता है कि शायद हम खुद ही बेकार हो गए हैं। ग्रेगोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब कहानी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आता है, उसकी बहन ग्रीट। शुरुआत में ग्रीट ग्रेगोर की मदद करती है। वो उसके लिए खाना रखती है। वह समझने की कोशिश करती है कि अब उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ग्रेगोर खुद बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ग्रीट उसके कमरे में आती जाती है। यह पहली बार है जब कहानी में कोई व्यक्ति ग्रेगोर के नए शरीर के पीछे छिपे इंसान को देखने की कोशिश करता है, और यही चीज ग्रीट को बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यहां भी काफका चीजों को बहुत सरल नहीं रखते, क्योंकि किसी की मदद करना और किसी की स्थिति को सच में समझना दो अलग बातें हैं। ग्रीट ग्रेगोर की देखभाल कर रही है, लेकिन वो खुद भी डर रही है, और डर के साथ एक और चीज आती है, असहजता। ग्रेगोर अब घर का एक सदस्य है भी और नहीं भी। वह परिवार के बीच है, लेकिन परिवार के सामान्य जीवन से बाहर है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन धीरे धीरे और बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंसान किसी ऐसी चीज के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता जिसे वह समझ नहीं पा रहा। पहले वो सहता है, फिर आदत डालता है, फिर दूरी बनाता है, और कभी कभी फिर उस चीज को समस्या मानने लगता है। ग्रेगोर की कहानी में यही प्रक्रिया धीरे धीरे दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले हमें घर की आर्थिक स्थिति समझनी होगी, क्योंकि ग्रेगोर के बदलने के बाद एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। परिवार ग्रेगोर पर जितना निर्भर था, ग्रेगोर ने खुद भी शायद उतना ही मान लिया था कि उसके बिना परिवार कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। ग्रेगोर के पिता पूरी तरह असहाय नहीं थे। परिवार के पास कुछ आर्थिक साधन अभी भी थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब ग्रेगोर कमाने नहीं जा सकता, बाकी परिवार को खुद कुछ करना पड़ेगा। यहां काफका एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस परिवार में एक व्यक्ति सालों तक सबकी जिम्मेदारी उठाता है, अगर अचानक वह व्यक्ति हट जाए तो क्या बाकी लोग टूट जाते हैं, या फिर वे अपने अंदर छिपी ताकत खोज लेते हैं। शुरुआत में परिवार घबराता है, लेकिन धीरे धीरे पिता और मां काम की तरफ लौटते हैं। ग्रीड भी काम करने और जिम्मेदारी उठाने लगती है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि परिवार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगता है। इसका मतलब यह भी है कि ग्रेगोर की पुरानी भूमिका धीरे धीरे खत्म हो रही है। और शायद यहीं से कहानी और पेनफुल हो जाती है, क्योंकि ग्रेगोर का सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि वह मर जाएगा, उसका डर है कि उसकी जगह कोई और ले लेगा। सोचिए, अगर आपने सालों तक किसी परिवार को संभाला हो और फिर एक दिन पता चले कि आपके बिना भी घर चल सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? शायद राहत, लेकिन शायद एक खालीपन भी, क्योंकि तब सवाल उठता है, अगर मेरी जरूरत ही नहीं है तो मेरी वैल्यू क्या है? यही सवाल ग्रेगोर के अंदर धीरे धीरे जन्म लेता है। और काफका यहां सीधे कोई फिलॉसफी नहीं बताते, वह सिर्फ एक परिवार को बदलते हुए दिखाते हैं। पहले ग्रेगोर के बिना घर चल नहीं सकता था, अब घर ग्रेगोर के बिना चलना सीख रहा है, और यह बदलाव ग्रेगोर से ज्यादा उसके परिवार को बदल रहा है। यही हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाई देती है। हम अक्सर मानते हैं कि परिवार का प्यार अनकंडीशनल होता है, और कई बार होता भी है, लेकिन परिवार भी एक सोशल सिस्टम है। उसमें जिम्मेदारियां होती हैं, आर्थिक दबाव होते हैं, उम्मीदें होती हैं, थकान होती है, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो रिश्तों की डायनामिक्स भी बदल सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर प्यार झूठा है, बल्कि इसका मतलब है कि प्यार और डिपेंडेंसी हमेशा एक ही चीज नहीं होते। ग्रेगोर के परिवार को उससे प्यार हो सकता है, लेकिन साथ ही वे उसके ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर भी थे। और जब डिपेंडेंसी खत्म हुई, रिश्ते का बैलेंस भी बदल गया। यही कहानी आधुनिक जिंदगी से जुड़ती है। आज भी कई परिवारों में किसी व्यक्ति की पहचान उसकी सैलरी से जुड़ जाती है। एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो परिवार गर्व महसूस करता है। कोई नौकरी में अच्छा करता है तो उसकी बात को ज्यादा महत्व मिलता है। कोई पैसा कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और कई बार उसका स्टेटस भी। लेकिन अगर वही व्यक्ति अचानक कमाने में सक्षम न रहे, तो क्या परिवार उसे उसी नजर से देखता रहेगा? इसका जवाब हर परिवार में अलग होगा। लेकिन काफका हमें एक ऐसी स्थिति दिखाते हैं जहां इस सवाल को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। ग्रेगोर की हालत सिर्फ बीमारी नहीं है, वह एक तरह का आईना है। वह दिखाता है कि हम किसी इंसान को उसके होने के कारण वैल्यू देते हैं, या उसके काम आने के कारण। और अब कहानी में सबसे दिलचस्प बदलाव आने वाला है, क्योंकि ग्रेगोर के लिए कमरा सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गया, वो उसकी दुनिया बन गया है। वो बाहर की आवाजें सुनता है, दरवाजे के पीछे से परिवार की बातचीत सुनता है। वो जानता है कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वह खुद उस जीवन का हिस्सा नहीं है। यानी उसका शरीर एक कमरे में बंद है, लेकिन असली कैद शायद कहीं और है। उसकी सोशल आइडेंटिटी कैद हो चुकी है।
पहले वो बाहर की दुनिया में जाता था, लोगों से मिलता था, काम करता था, पैसे कमाता था, परिवार को सपोर्ट करता था। अब उसके पास समय बहुत है, लेकिन दुनिया नहीं। और यही काफका का एक गहरा संकेत हो सकता है। कभी कभी अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन तब भी आता है जब आप लोगों के बीच मौजूद हो, लेकिन अपनी पुरानी जगह खो चुके हो। ग्रेगोर अभी भी उसी घर में है, उसकी मां वही है, उसके पिता वही हैं, ग्रीड भी वही है। फिर भी ग्रेगोर पहले से कहीं ज्यादा अकेला है, क्योंकि अकेलापन सिर्फ ये नहीं है कि आपके आसपास कोई नहीं है। कभी कभी अकेलापन यह है कि आपके आसपास लोग हैं, लेकिन कोई आपको उस रूप में नहीं देख रहा जिसमें आप खुद को देखते हैं। और अब एक और चीज होने वाली है। ग्रेगोर के कमरे में रखा सामान धीरे धीरे उसकी पुरानी इंसानी जिंदगी की निशानी बन जाता है। उसका कमरा अब सिर्फ कमरा नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी का आखिरी हिस्सा है। लेकिन ग्रीड को लगता है कि शायद कमरे से सामान हटा देना चाहिए, ताकि ग्रेगोर को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले। ऊपर से देखें तो ये एक केयरिंग डिसीजन लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सवाल छिपा है। क्या किसी इंसान की मदद करने के नाम पर उसकी पुरानी पहचान भी उससे छीन लेना ठीक है? ग्रेगोर खुद भी इस बदलाव को महसूस करता है। अगर कमरे से उसका सामान चला गया, तो उसके पास इंसानी जिंदगी की यादें बचेंगी क्या? और यही कहानी एक साधारण हॉरर स्टोरी से बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि असली डर यह नहीं है कि ग्रेगोर की शक्ल बदल गई। असली डर यह है कि उसकी पुरानी जिंदगी की एक एक चीज धीरे धीरे हटाई जा रही है। उसकी नौकरी चली गई, उसकी बाहर की दुनिया चली गई, उसकी सोशल आइडेंटिटी चली गई, और अब उसके कमरे से उसकी पुरानी जिंदगी भी हटने वाली है। लेकिन ग्रेगोर अभी पूरी तरह हार नहीं मानता, क्योंकि एक चीज अभी भी उसके अंदर बची है, अपनी पहचान को बचाए रखने की इच्छा। और जब कोई इंसान आखिरी बार अपनी पहचान बचाने की कोशिश करता है, तब कहानी पहली बार सच में खतरनाक हो जाती है। क्योंकि आगे जो होगा उसमें सवाल सिर्फ ग्रेगोर के बदलने का नहीं रहेगा। सवाल यह होगा, किसी इंसान को इंसान बनाए रखता क्या है? उसका चेहरा, उसका शरीर, उसकी आवाज, उसका काम, या उसकी यादें और भावनाएं? और अगर इनमें से एक एक चीज उससे छीन ली जाए, तो आखिर में क्या बचता है? यहीं से ग्रेगोर की कहानी अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करती है। ग्रेगोर अब अपने कमरे में अकेला है, लेकिन धीरे धीरे उसके कमरे में भी उसकी पुरानी जिंदगी के लिए जगह कम होती जा रही है। परिवार को लगता है कि ग्रेगोर के लिए ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए उसके कमरे का सामान हटाने की बात होती है। ऊपर से देखें तो यह उसकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन ग्रेगोर इसे अलग तरह से महसूस करता है, क्योंकि यह सिर्फ मेज कुर्सी हटाना नहीं है, यह उसकी पुरानी जिंदगी के निशान हटाना है। वो कमरा जहां एक इंसान रहा करता था, अब धीरे धीरे एक ऐसे जीव के रहने की जगह बनाया जा रहा है जिसे परिवार इंसान की तरह देखना मुश्किल पा रहा है। और यही काफका एक बहुत गहरी बात सामने रखते हैं। हमारी पहचान सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, वो हमारी चीजों में भी रहती है। हमारे कमरे में, हमारी किताबों में, हमारी तस्वीरों में, उन चीजों में जिन्हें हम सालों से संभाल कर रखते हैं। क्योंकि चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, उनमें हमारी यादें जुड़ी होती हैं। ग्रेगोर के लिए भी ऐसा ही है। इसलिए जब उसका पुराना सामान हटने लगता है, तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि अगर उसका कमरा भी वैसा नहीं रहेगा, तो उसके पास अपनी पुरानी पहचान को पकड़ कर रखने के लिए बचेगा क्या? और शायद यही कारण है कि ग्रेगोर अपने कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर को बचाने की कोशिश करता है। ये छोटी सी घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रेगोर पहली बार अपने परिवार की इच्छा के सामने खड़ा होता है। वह अपने शरीर को तो नियंत्रित नहीं कर पा रहा, लेकिन कम से कम अपनी यादों पर उसका अधिकार अभी बाकी है। यही हमें समझ आता है कि इंसान कभी कभी अपनी आखिरी बची हुई चीज को इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि वो चीज जरूरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसके पुराने मैं की आखिरी निशानी होती है। लेकिन ग्रेगोर की हालत सिर्फ मानसिक नहीं है, उसके शरीर में भी बदलाव हो रहा है। वह अब पहले की तरह इंसानी चीजों का आनंद नहीं लेता। जिस खाने को वो पहले पसंद करता था, उससे भी उसका मन हटने लगता है। उसकी बहन उसे अलग अलग चीजें देकर समझने की कोशिश करती है कि अब उसे क्या अच्छा लगता है। और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफका सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि ग्रेगोर का शरीर बदल गया, वह दिखा रहे हैं कि शरीर बदलने के साथ उसकी इच्छाएं भी बदल रही हैं। यानी सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि क्या ग्रेगोर अभी भी इंसान है, सवाल ये भी है, अगर उसकी पसंद, उसकी आदतें और उसका शरीर बदल जाए, तो उसकी पुरानी पहचान कितनी बचती है। यही वजह है कि ये कहानी किसी आसान मॉरल का जवाब नहीं देती। ग्रेगोर न पूरी तरह वही पुराना इंसान है, न पूरी तरह सिर्फ एक जानवर। वह दोनों के बीच फंसा हुआ है,
और शायद इंसान होने का एक हिस्सा यही है। हमारे अंदर भी कई अलग अलग रूप होते हैं। एक रोल घर में, दूसरा स्कूल या काम में, तीसरा दोस्तों के बीच, और चौथा वह जो हम अकेले में होते हैं। ग्रेगोर की ट्रेजेडी ये है कि उसके सारे पुराने रोल्स एक एक करके उससे छीन लिए गए हैं। अब उसके पास सिर्फ उसका अंदर का संसार बचा है, और यही संसार उसे अपनी बहन की वायलिन की आवाज तक खींच लाता है। एक शाम घर में कुछ किराएदार लोग मौजूद होते हैं। परिवार उनकी वजह से बेहद सावधान है, क्योंकि अब घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें इन लोगों से मिलने वाला किराया चाहिए। घर में जैसे सत्ता का संतुलन बदल चुका है। पहले ग्रेगोर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता था, अब परिवार खुद दूसरे लोगों की आर्थिक जरूरतों के सामने झुक रहा है। और फिर ग्रीट वायलिन बजाती है। किराएदारों के लिए वह बस एक साधारण परफॉर्मेंस है, लेकिन ग्रेगोर के लिए नहीं। वो संगीत सुनकर बाहर आने लगता है, उसके अंदर कुछ जागता है। क्यों? क्योंकि संगीत के सामने ग्रेगोर फिर से सिर्फ शरीर नहीं रहता। वह महसूस करता है, वह याद करता है, वह अपनी बहन के भविष्य के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वह ग्रीट को संगीत की शिक्षा दिलाना चाहता था। यानी जिस समय पूरी दुनिया उसे जानवर मान रही है, उसी समय उसके अंदर सबसे मानवीय भावना दिखाई देती है। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो अपनी बहन के लिए भविष्य चाहता है। और शायद यही काफका की सबसे खूबसूरत आयरनी है, जिसे सब जानवर समझ रहे हैं। वो उस कमरे में मौजूद बाकी इंसानों से ज्यादा संवेदनशील दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी लोग यह देख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि ग्रेगोर क्या है। और जब हम किसी इंसान के बारे में एक लेबल बना लेते हैं, तो कई बार उसके बाद हम उसके व्यवहार को उसी लेबल के हिसाब से पढ़ते हैं। यही साइकोलॉजी में एक सामान्य पैटर्न है। हम जिस चीज की उम्मीद करते हैं, अक्सर उसी को ज्यादा आसानी से नोटिस करते हैं। अगर हम किसी को आलसी मान लें, तो उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती। अगर किसी को नाकाम मान ले, तो उसकी कोशिश छोटी लगने लगती है। अगर किसी को खतरा मान ले, तो उसका डर भी हमें खतरा ही दिखाई देता है। ग्रेगोर के साथ भी यही हो रहा है। अब परिवार उसे ग्रेगोर की तरह नहीं देख रहा, वे उसके व्यवहार को एक समस्या की तरह देख रहे हैं। और फिर वह क्षण आता है जब ग्रीट का रवैया बदल जाता है। ये वही बहन है जो पहले उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन अब वह कहती है कि इस तरह चीजें आगे नहीं चल सकती। उसके लिए ग्रेगोर अब भाई नहीं, एक समस्या बन चुका है। वह मानती है कि परिवार ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लिया है, और अब उन्हें उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यही इसे इतना वास्तविक बनाता है। शुरुआत में ग्रीट केयर करती है, फिर वो थकती है, फिर उसे परेशानी होने लगती है, फिर वह दूरी बनाने लगती है, और अंत में वह ग्रेगोर को एक व्यक्ति की तरह देखना लगभग बंद कर देती है। ये ह्यूमन नेचर का बहुत अनकंफर्टेबल हिस्सा है। हम अक्सर कहते हैं, मैं हमेशा साथ रहूंगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान की लगातार देखभाल करना सिर्फ प्यार का सवाल नहीं है। उसमें समय लगता है, ऊर्जा लगती है, पैसा लगता है, मानसिक ताकत लगती है। और जब कोई स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इंसान के अंदर कंपैशन के साथ एग्जॉशन भी पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीड बुरी है, बल्कि काफका उसे एक इंसान की तरह दिखाते हैं। वह भी बदल रही है, वह भी परिस्थितियों के दबाव में है, और शायद यही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। यहां कोई साफ विलेन नहीं है। ग्रेगोर पीड़ित है, लेकिन उसके परिवार के लोग भी अपनी परेशानियों में फंसे हैं। पिता डरता है, मां टूटती है, ग्रीट थकती है, और ग्रेगोर धीरे धीरे गायब होता जाता है। यही कहानी हमें एक बड़ा सवाल देती है। क्या किसी रिश्ते की सच्चाई उसके अच्छे समय से पता चलती है, या तब पता चलती है जब सामने वाला हमारे लिए कोई फायदा पैदा करना बंद कर दे? ग्रेगोर ने अपने परिवार के लिए सालों तक काम किया था। अब जब वह कुछ नहीं कर सकता, तो परिवार के पास उसे देखने का एक नया तरीका पैदा हो जाता है। और ये सिर्फ परिवार की कहानी नहीं है। आज भी हम लोगों की वैल्यू कई बार उनके आउटपुट से जोड़ देते हैं। किसी की सैलरी, किसी के मार्क्स, किसी की पॉपुलैरिटी, किसी की सोशल स्टेटस, किसी की यूजफुलनेस। और धीरे धीरे एक खतरनाक विचार हमारे अंदर बैठ सकता है, अगर मैं यूजफुल हूं, तभी मैं वैल्यूएबल हूं। लेकिन वैल्यू और यूजफुलनेस एक ही चीज नहीं है। एक इंसान बीमार हो सकता है, काम नहीं कर सकता, गलतियां कर सकता है, असफल हो सकता है, और फिर भी इंसान रह सकता है। काफका इसी सीमा को बार बार धुंधला करते हैं, और फिर कहानी में सबसे बड़ा टकराव आता है। ग्रेगोर वायलिन की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलता है। वह किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वह सिर्फ अपनी बहन को सुनना चाहता है। वह चाहता है कि ग्रीट समझे कि उसके अंदर अभी भी भावनाएं हैं। लेकिन किराएदार उसे देख लेते हैं। अब घर में छिपी हुई चीज खुलकर सामने आ चुकी है, और कुछ ही देर में
वे लोग घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। पर असली चोट किराएदारों के जाने से नहीं लगती। असली चोट तब लगती है जब ग्रीड कहती है, अब हमें इसे हटाना होगा। ध्यान दीजिए, वह ग्रेगोर का नाम नहीं लेती। वो उसे भाई नहीं कहती। वो उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखती है। यही वो क्षण है जहां ग्रेगोर की सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि उसने अपनी बहन की आवाज में आखिरी बार यह सुना कि उसके लिए अब वह कौन है। और शायद किसी इंसान के लिए इससे बड़ी अकेलेपन की स्थिति कोई नहीं। जब जिस व्यक्ति के लिए आपने जिंदगी भर सैक्रिफाइस किया हो, वही व्यक्ति एक दिन कह दे कि अब आपकी मौजूदगी ही समस्या है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि ग्रेगोर इस सब के बाद क्या करेगा? क्या वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा? क्या परिवार उसे छोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेगोर के मरने से परिवार आजाद होगा, या काफका हमें दिखाएंगे कि असली कैद किसी और की थी? यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे अनकंफर्टेबल हिस्से में प्रवेश करती है। ग्रेगोर अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उसका शरीर कमजोर हो गया है। त्रासदी ये है कि उसके अंदर जीने की इच्छा भी धीरे धीरे दूसरों की जरूरतों से जुड़ गई है। उसने जिंदगी भर परिवार के लिए काम किया। उसने अपनी कमाई परिवार को दी। उसने अपनी इच्छाएं पीछे रखी। यहां तक कि अपनी बहन ग्रीड को संगीत की पढ़ाई करवाने का सपना भी उसने अपने लिए नहीं, उसके लिए देखा था। और अब वही परिवार उसे अपने घर में एक बोझ की तरह देखने लगा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ग्रेगोर के अंदर आखिरी समय तक परिवार के लिए नफरत नहीं है, बल्कि प्रेम है। यही इस कहानी को और दुखद बना देता है, क्योंकि कई बार इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब नहीं लगती जब लोग उससे नफरत करते हैं, बल्कि तब लगती है जब वो जिन लोगों से प्यार करता है उनकी जिंदगी में खुद को एक परेशानी समझने लगता है। ग्रेगोर के सामने अब एक कठिन सवाल है, क्या वह अपने अस्तित्व के लिए लड़े या परिवार को उसकी मौजूदगी से मुक्त कर दे? और कहानी में ग्रेगोर धीरे धीरे दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ता है। वो अपनी बहन और माता पिता की बातचीत सुनता है। उसे समझ में आ जाता है कि परिवार अब इस स्थिति को और नहीं झेल पा रहा। उसकी बहन, जो कभी उसकी सबसे करीबी थी, अब कह रही है कि उन्हें इस स्थिति से छुटकारा पाना होगा। ग्रेगोर सुनता है, और शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नहीं रही। उसकी मौजूदगी दूसरों के लिए भी एक कैद बन गई है। और यही काफका हमें एक बेहद कठिन साइकोलॉजिकल ट्रूथ दिखाते हैं। कभी कभी इंसान अपने बारे में फैसला अपनी इच्छा से नहीं करता। वह अपने आसपास के लोगों की परेशानी देखकर फैसला करता है। वह सोचता है, अगर मेरे होने से बाकी लोग दुखी हैं, तो शायद मेरा न होना बेहतर है। यह विचार बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरे लोगों की जरूरत से जुड़ जाती है। ग्रेगोर ने जिंदगी भर यही किया था। उसने खुद को परिवार के लिए यूजफुल बनाया। अब जब वो यूजफुल नहीं है, तो उसके पास खुद को वैल्यूएबल मानने का आधार भी जैसे खत्म हो गया है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। काफका इसे कोई मोटिवेशनल लेसन बनाकर नहीं बताते। वह ये नहीं कहते कि ग्रेगोर को खुद से प्यार करना चाहिए था। वह बस हमें उसकी स्थिति के अंदर छोड़ देते हैं। और फिर सुबह होने से पहले ग्रेगोर अपने कमरे में अकेला है। वो अपने परिवार को याद करता है। उसके मन में उनके लिए प्यार है, और उसे लगता है कि अब उसे गायब हो जाना चाहिए। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिए कि काफका यहां मृत्यु को किसी बड़े नाटकीय क्लाइमैक्स की तरह नहीं लिखते। कोई हेरोइक आखिरी लड़ाई नहीं, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, बस एक इंसान जो धीरे धीरे इतना अकेला हो चुका है कि उसका अंत भी लगभग चुपचाप हो जाता है। सुबह क्लीनिंग वुमन को ग्रेगोर का शरीर मिलता है, और वह परिवार को खबर देती है। परिवार उसके कमरे में जाता है, और अब कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा सामने आता है। ग्रेगोर के मरने के बाद परिवार पहली बार राहत महसूस करता है। पिता जैसे बोझ उतरने के बाद सांस लेते हैं, और परिवार बाहर निकलता है। वे भविष्य के बारे में बात करते हैं। तीनों के पास अब काम है। वे सोचते हैं कि वर्तमान घर छोड़कर छोटा और बेहतर घर लिया जा सकता है। और फिर उनकी नजर ग्रीड पर जाती है। उन्हें लगता है कि वो अब बड़ी हो गई है। उसका भविष्य है, शादी हो सकती है, नई जिंदगी शुरू हो सकती है। यही काफका कहानी को एक बेहद अजीब जगह पर खत्म करते हैं। ग्रेगोर चला गया, और परिवार आगे बढ़ रहा है। यह एंडिंग हमें खुश भी कर सकती है, और परेशान भी, क्योंकि अब सवाल उठता है, क्या ग्रेगोर की मौत ने परिवार को आजाद कर दिया, या फिर ग्रेगोर सिर्फ उस सिस्टम का सबसे कमजोर हिस्सा था, जिसमें हर व्यक्ति की वैल्यू उसकी भूमिका से तय होती थी। पहले ग्रेगोर कमाता था, फिर पिता ने काम किया, मां ने काम किया, ग्रीट ने काम किया, और आखिर में परिवार चलने लगा। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार ने ग्रेगोर से कभी प्यार नहीं किया। यह कहानी इतनी सरल नहीं है। यही काफका की ताकत है।
वह हमें किसी एक व्यक्ति को विलन बनाकर संतुष्ट नहीं होने देते। पिता डरता है, माँ कमजोर पड़ती है, ग्रीड थक जाती है, ग्रेगोर खुद को अलग कर लेता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से परिस्थितियों का शिकार भी है और किसी न किसी स्तर पर उसका हिस्सा भी। और यही द मेटामॉर्फोसिस का असली साइकोलॉजिकल हो रहा है। यह सिर्फ एक आदमी के कीड़े में बदलने की कहानी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती जहां ग्रेगोर का शरीर बदलता है। लेकिन काफ्का कहानी वहां शुरू करते हैं। असली मेटामॉर्फोसिस ग्रेगोर के शरीर में जितना होता है उससे कहीं ज्यादा उसके परिवार में होता है। पहले पिता डिपेंडेंट थे, फिर पिता दोबारा काम करने लगते हैं। पहले ग्रीड छोटी बहन थी, फिर वह जिम्मेदारी उठाने लगती है। पहले ग्रेगोर परिवार का केंद्र था, फिर वह कमरे के अंदर बंद एक समस्या बन गया। और अंत में उसकी मृत्यु के बाद परिवार भविष्य की तरफ देखने लगता है। यानी बदलता सिर्फ ग्रेगोर नहीं है, पूरा परिवार बदल जाता है। और शायद टाइटल द मेटामॉर्फोसिस का यही एक गहरा अर्थ है। हम अक्सर सोचते हैं कि कहानी में मेटामॉर्फोसिस सिर्फ ग्रेगोर का ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन अगर इसे एक इंटरप्रिटेशन की तरह देखें तो असली बदलाव पूरे परिवार में होता है। ग्रेगोर के बदलने से परिवार की असली स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कौन किस पर निर्भर था, किसे किसकी जरूरत थी, किसका प्यार किस हद तक जिम्मेदारी से जुड़ा था। और जब एक व्यक्ति अपना पुराना रोल निभाना बंद कर देता है तो बाकी लोगों के असली चेहरे भी सामने आने लगते हैं। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। हमारा रूप शायद नहीं बदलता, लेकिन रोल्स बदलते रहते हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, कल एम्प्लॉय होंगे, फिर शायद पेरेंट, कभी किसी के लिए कमाने वाले, कभी किसी के लिए सहारा। और इन रोल्स के साथ हम धीरे धीरे अपनी पहचान भी जोड़ लेते हैं। मैं टॉपर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं घर का कमाने वाला हूं, मैं सबसे रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन सवाल यह है, अगर एक दिन ये सारी भूमिकाएं हमसे छिन जाए तो क्या हमारे पास फिर भी कोई मैं बचता है? ग्रेगोर के पास अंत में लगभग कुछ भी नहीं बचा। न नौकरी, न सामाजिक पहचान, न स्वतंत्रता, न परिवार में पहले जैसी जगह। यहां तक कि उसका कमरा भी धीरे धीरे ऐसी चीजों से भर गया था जिन्हें परिवार के पास रखने की दूसरी जगह नहीं थी। लेकिन उसके पास एक चीज आखिरी समय तक थी, दूसरों के लिए महसूस करने की क्षमता। और शायद इसी वजह से उसकी कहानी हमें इतना परेशान करती है, क्योंकि काफ्का हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि क्या किसी इंसान की इंसानियत उसके शरीर से तय होती है? अगर नहीं, तो फिर किससे? उसकी प्रोडक्टिविटी से, उसकी सुंदरता से, उसकी सोशल स्टेटस से, उसकी यूजफुलनेस से, या उसकी उस क्षमता से कि वह किसी दूसरे इंसान के दर्द को महसूस कर सके? ग्रेगोर की कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन एक बात जरूर करती है। वो हमारे सामने एक आईना रख देती है, और उस आईने में सिर्फ ग्रेगोर दिखाई नहीं देता, हम भी दिखाई देते हैं। हम जिन लोगों को सक्सेसफुल कहते हैं, जिन्हें फेलियर कहते हैं, जिन्हें बर्डन समझते हैं, जिन्हें तब तक महत्व देते हैं जब तक वे हमारे काम आते हैं। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यही है, क्या हम किसी इंसान को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा अपना है, या इसलिए क्योंकि वह हमारी जिंदगी में एक भूमिका निभाता है? ग्रेगोर की ट्रेजेडी शायद ये नहीं थी कि वह कीड़ा बन गया। उसकी ट्रेजेडी ये थी कि दुनिया ने उसके भीतर के इंसान को देखना धीरे धीरे बंद कर दिया। और शायद काफ्का हमें ये सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर कल हम अपने सारे रोल्स खो दें, अगर पैसा न रहे, सफलता न रहे, स्टेटस न रहे, यूजफुलनेस न रहे, तो क्या हम फिर भी अपने लिए उतने ही मूल्यवान रहेंगे? क्योंकि शायद इंसान होने की सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि हम कितने काम के हैं, बल्कि यह है जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, तब भी क्या हम खुद को इंसान मान पाते हैं?